नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल ज्ञान विथ आरकेजी में। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया और हमने उसको देखा भी। लेकिन हमें एक आदर्श और सर्वप्रचलित काल विभाजन की ज़रूरत है, जिससे हम यह समझ सकें कि हम आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इन सभी को एग्जैक्ट किस वर्ष में रखें, किस काल में रखें, किस समय के अंतर्गत रखें। तो इन सभी को देखते हुए आदर्श और सर्वप्रचलित काल विभाजन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल के द्वारा किया गया और यह सभी के द्वारा यह सर्वमान्य माना जाता है और इसी के आधार पर हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे। तो आदर्श और सर्वप्रचलित काल विभाजन में देखते हैं कि यह इतिहास लेखकों द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन है और बहुत ही गहन अध्ययन अनुशीलन करने के बाद एक आदर्श और सर्वप्रचलित काल विभाजन की आवश्यकता महसूस की गई। तो इस दिशा में बड़ी सीमा तक स्वीकार्य प्रयास डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा किया गया। उसकी संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में किया गया है, जो कि इस प्रकार है। तो डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक का लेखन किया गया है, इसी को सर्वमान्य हम मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। पहला आता है आदिकाल। तो आदिकाल को 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक हम मान सकते हैं। भक्ति काल को 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक हम मान सकते हैं और रीति काल को 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक हम मान सकते हैं। आधुनिक काल को 19वीं शती के मध्य से अब तक हम मान सकते हैं। तो ये जो चारों काल विभाजन है दोस्तों, ये आचार्य शुक्ल के काल विभाजन से मिलते हैं और बहुत हद तक उन्हीं का काल विभाजन यहाँ पर दिया गया है। नई बात यह है कि आधुनिक काल में जो 19वीं शती के मध्य से अब तक अर्थात 1850 से लेकर अब तक 1857 से लेकर अब तक जो है, इसको आधुनिक काल कहा गया और आधुनिक काल का भी काल विभाजन हो चुका है। तो इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आधुनिक काल का जो पहला उपकाल है, इसको हम कहते हैं पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल। इसका समय है 1857 से 1900 ईस्वी। उसके बाद दूसरा उपकाल है जागरण काल, जिसको द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है। इसका समय है 1900 से 1918 ईस्वी। इसके बाद आते हैं छायावाद का काल, 1918 से 1938 ईस्वी। फिर छायावादोत्तर काल अर्थात छायावाद के बाद का काल, जिसको प्रगति प्रयोग काल कहा जाता है। इसमें प्रगतिवाद प्रयोगवाद आता है और यह 1938 से 1853 ईस्वी तक है दोस्तों। और उसके बाद आता है नवलेखन काल। यह 1953 से वर्तमान समय तक यह जारी है। तो इनमें रीति काल के उपविभागों के नाम को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे 2 श्रेणियों में बांटा है। वे लिखते हैं कि रीति काल का संगत उपविभाजन करने के लिए उसे रीतिबद्ध या बद्ध रीति और रीति मुक्त या अर्थात मुक्त रीति की श्रेणियों में बांटना होगा। तो रीति काल को हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। इसके बावजूद व्यापक तौर पर रीति काल के 3 उपविभाग स्वीकृत है।
जैसा कि हम पढ़ते आए हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो इनकी चर्चा आगे यथास्थान पर हम करेंगे। इसी प्रकार देखें तो जिसे छायावाद कहा जाता है, लगभग उसी काल को गद्य के संदर्भ में हम शुक्ल युग तथा छायावादोत्तर काल को शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक काल में मुद्रण और संचार की क्रांति के कारण तथा देश काल की परिस्थितियों के तेज़ी से बदलने के कारण जल्दी जल्दी नई प्रवृत्तियों ने जन्म लिया। इसलिए यह ज़रूरी है कि आधुनिक काल से पद्य और गद्य का अलग अलग काल विभाजन किया जाए। सामान्यतः यह हमें असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि पद्य का विभाजन कैसे करें और गद्य का विभाजन कैसे करें। तो यहाँ पे आधुनिक काल का काल विभाजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक पद्य को लेकर और दूसरा गद्य को लेकर। चलिए देखते हैं आधुनिक काल में पद्य साहित्य का काल विभाजन किस तरह से किया गया। तो पद्य साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं पहला आता है भारतेंदु युग, जो कि 1857 से 1900 ईस्वी इसका समय है। दूसरा आता है द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी। फिर आता है छायावादी युग या छायावाद युग, इसको 1918 से 1936 ईस्वी तक माना गया है। फिर आता है प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी। फिर आता है प्रयोगवाद 1943 से 1951 ईस्वी। उसके बाद आती है नई कविता 1951 से 1960 ईस्वी। और उसके बाद 1960 के बाद साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता हमारे सामने आती है, जो कि 1960 से वर्तमान तक प्रचलित है। तो इसका समय इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। उसके बाद गद्य की अगर बात आए तो गद्य को हम देख सकते हैं पुनर्जागरण काल या जागरण काल के रूप में, जो कि 1857 से 1900 ईस्वी तक है। उसके बाद दूसरा विभाग है जागरण सुधार काल, यह 1900 से 1918 ईस्वी तक है। फिर आते हैं शुक्ल युग 1918 से 1936 ईस्वी। फिर इसके बाद आता है प्रगतिवादी गद्य 1936 से 1943 ईस्वी। उसके बाद है प्रयोगवादी गद्य 1943 से 1951 ईस्वी। उसके बाद आती है नई कहानी या नया उपन्यास। तो जो नई कविता है दोस्तों, इसके आधार पर नई कहानी या नया उपन्यास इसमें कर दिया गया है गद्य में, जो कि 1951 से 1960 ईस्वी के बीच आता है। और साठोत्तरी कविता के तर्ज पर इसको साठोत्तरी गद्य या समकालीन गद्य कर दिया गया है, जो कि 1960 से वर्तमान तक है। तो इस काल विभाजन को देखकर सहमत असहमत हुआ जा सकता है, परंतु इसे अधिक प्रामाणिक काल विभाजन हम कह सकते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान में 1990 ईस्वी के बाद हिंदी साहित्य में विविध विमर्श चल रहे हैं, जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, तो अल्पसंख्यक मुस्लिम विमर्श, कृषि विमर्श, थर्ड जेंडर विमर्श और हरित विमर्श, ये सभी चल रहे हैं। तो इनके अपने उद्देश्य हैं तथा इनकी अपनी सीमाएं भी हैं। इनको दृष्टि में रखते हुए समकालीन साहित्य का काल विभाजन नई तरह से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने दोस्तों हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखा। हम अब इस तरह से पाठ का सार देख लेते हैं, जिससे आपको पूरा समझ आ जाएगा कि हमने इसमें क्या पढ़ा और सार तत्व को आप ग्रहण कर लेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न कालों में विभाजित किया जाता है। इन अलग अलग कालों के अपने विशेष नाम भी हैं और इतिहास के इस तरह के अध्ययन को काल विभाजन तथा नामकरण कहा जाता है। काल विभाजन के आमतौर पर दो आधार होते हैं। पहला आधार तो साहित्यिक प्रवृत्तियों को लेकर विभाजित किया जाता है
और दूसरा है सामाजिक परिस्थितियों को लेकर। तो वास्तव में ये दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं, हमें दोनों को लेकर काल विभाजन करना चाहिए। परिस्थितियों के बदलने से जनता की मानसिकता बदलती है और मानसिकता के बदलने से साहित्य की प्रवृत्तियाँ बदलती है। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण में ये दोनों ही आधार अपनाए गए हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। हिंदी साहित्य के आरंभिक इतिहास जैसे हम देखें तो गारसा द तासी, मौलवी करीमुद्दीन तथा शिव सिंह सेंगर ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जैसे लेखकों ने अलग अलग कालों का सीमा निर्धारण और नामकरण किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की बात करें तो उनके बाद के इतिहासकारों ने भी थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उनके काल विभाजन को स्वीकार कर लिया। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा था, जिसके स्थान पर अब व्यापक रूप में आदिकाल नाम चल पड़ा है, इसका प्रयोग होता है। और पूर्व मध्य और उत्तर मध्य काल को उन्होंने क्रमशः भक्ति काल तथा रीति काल का नाम दिया था, जो इसी रूप में बाद के इतिहासकारों द्वारा स्वीकृत हुआ। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल भी कहा है, क्योंकि इसी काल में हिंदी गद्य का उदय और विकास हुआ, लेकिन बाद के इतिहासकारों ने इसको आधुनिक काल कहना ही अधिक व्यवहारिक समझते हैं। तो इसी प्रकार इन कालों के कुछ उपखंड भी हैं जिसको हमने देखा। भक्ति काल को हम बांट सकते हैं निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य, इन दो रूप में विभाजित किया जाता है। इनमें भी निर्गुण काव्य के अंतर्गत संत मत और प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के जैसे दो भाग है। सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत भी कृष्ण भक्ति और राम भक्ति शाखा, इनके दो नाम पड़ गए। और रीति काल का काल विभाजन भी प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य। तो आधुनिक काल में जहाँ एक ओर गद्य तथा पद्य का विभाजन है, वहीं दूसरी ओर इसके कालखंडों को प्रमुख साहित्यकारों अथवा प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर युग, प्रगति प्रयोग काल, नवलेखन काल, समकालीन लेखन काल आदि। तो इन सभी को दोस्तों हमने बहुत ही अच्छे से जाना और आशा है कि आपको यह वीडियो समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो समझ आए, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो आपके तक आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।